हेलो स्टूडेंट्स, नीट की तैयारी सीरीज में आज हम लाए हैं आपके लिए एक नया चैप्टर जिसका नाम है इकोसिस्टम। इस सीरीज के दौरान हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो इस बार नीट के एग्जाम में आ सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर इकोसिस्टम। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following statement is not correct? तो ध्यान रखना बच्चों, यहां पर क्या पूछा गया है, नॉट करेक्ट पूछा गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है इकोसिस्टम इज एन ओपन सिस्टम। यस, दिस स्टेटमेंट इज ओके। इकोसिस्टम कहते एक ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम क्यों है? क्योंकि यहां पर फ्लो ऑफ एनर्जी एज वेल एज साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए इकोसिस्टम एक ओपन सिस्टम है। दिस इज राइट। सेकंड स्टेटमेंट है इकोसिस्टम इज सेल्फ सस्टेनिंग एंड डायनामिक स्ट्रक्चर। ये स्टेटमेंट भी बेटा ठीक है। डायनामिक का मतलब जो चेंज होता रहे, जिसमें चेंजेस अलाउड हो, कंडीशंस, इन्वायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से चेंजेस आती रहती हों। तो हमेशा कभी बेटा अगर देखें, कभी एक साल के दौरान कभी मौसम ठंडा है, बारिश अच्छी पड़ी तो प्रोडक्टिविटी अच्छी हुई, लेकिन उसी मौसम के दौरान, उसी सीजन के दौरान ड्राउट आया तो प्रोडक्टिविटी कम हुई। तो उस हिसाब से इकोसिस्टम इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद इन अ ईयर। सो इट इज अ डायनेमिक स्ट्रक्चर और सेल्फ सस्टेनिंग भी है। इकोसिस्टम में कोई भी इकोसिस्टम है वो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करता है, सेल्फ मॉड्यूलेट करता है ताकि अपने आप से वो चल सके। सो सेल्फ सस्टेनिंग है। अगेन दिस इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट, तो कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। किसी भी इकोसिस्टम में जो सोलर एनर्जी है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है जो इकोसिस्टम को सस्टेन करने में, उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो दिस इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब फोर्थ स्टेटमेंट कहते हैं इन एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम फ्लो ऑफ एनर्जी इज नॉट यूनिडायरेक्शनल। सो द प्रॉब्लम लाइज हियर, नॉट। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट और ये वाला हमारा बेटा जी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये करेक्ट है। तो यहां पर कह रहे हैं नॉट यूनिडायरेक्शनल की बात कर रहे हैं, लेकिन फ्लो ऑफ एनर्जी किसी भी इकोसिस्टम में अगर बात की जाए तो यूनिडायरेक्शनल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बताया जाए, अगर ग्रासेस हैं, कोई भी हम अगर फूड चेन लेते हैं, फूड चेन ग्रासेस के ऊपर फीड करता है ग्रास ऊपर। लेट्स से एन एग्जांपल, ग्रास ऊपर के बाद आया लिजर्ड और लिजर्ड को फीड करता है से स्नेक एंड द लास्ट इज हॉक। सो एक एग्जांपल है ग्रासलैंड इकोसिस्टम की। अब यहां पर इस फूड चेन के दौरान अगर देखा जाए तो फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल है। जो एनर्जी स्टोर की ग्रासेस ने वो आगे गई ग्रास होपर के पास, ग्रास होपर से एनर्जी फेच की लिजर्ड ने, लिजर्ड से स्नेक ने और स्नेक से हॉक ने। तो फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। सो फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इसीलिए फोर्थ इज द राइट आंसर। जिसमें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में कहते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी इज नॉट यूनिडायरेक्शनल, जबकि ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो या नेचुरल इकोसिस्टम हो, फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। एक डायरेक्शन में ही फ्लो ऑफ एनर्जी करता है। सो next question. So in relation to gross primary productivity and net primary productivity of an ecosystem, which of the following statement is correct?
तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का रिलेशनशिप बताते हुए करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है। तो रिलेशनशिप की अगर बात करें तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन रेट, ये एक रिलेशनशिप है। तो ऑप्शंस देखते हैं कौन सी करेक्ट है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जी बिल्कुल ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर लग रहा है। अब क्या है, कहते ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास by the plants during photosynthesis। और ये क्वेश्चन आपका नीट 2020 में पूछा गया है। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, जो टोटल बायोमास प्रोड्यूस होता है प्लांट्स का ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, तो कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी is used by plants during respiration। तो काफी मात्रा में जो एनर्जी यूज होती है, जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड कर रहा है, आप जो प्लांट्स रेस्पिरेशन के थ्रू यूज कर लेते, उसको हम कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इस रिलेशन को देखा जाए तो जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और यही कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन, देखो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यस, दिस इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन भी देख लो, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर वन एंड द सेम। नहीं हो सकता ये, they are not same। GPP is always more than NPP। Third option, there is no relationship between gross primary productivity and net primary productivity। Again this is wrong, there is a relationship, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। फोर्थ ऑप्शन, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नहीं, जबकि हमने यहां पर किया है कि जीपीपी हमेशा ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि टोटल बायोमास जो प्रोड्यूस किया है प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के दौरान, ऑर्गेनिक मैटर जो उसके अंदर बना है, वो हमेशा ज्यादा होगा आफ्टर दी रेस्पिरेशन, जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को बताता है। सो जीपीपी इज ऑलवेज मोर देन एनपीपी, सो द करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट। और नीट 2020 में ये क्वेश्चन को पूछा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, अब प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास और एनर्जी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। तो यूनिट्स बताने हैं प्रोडक्टिविटी के, कौन से यूनिट्स हैं इन टर्म्स ऑफ बायोमास, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ बायोमास की बात करें या प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करें, तो यूनिट्स बताने क्या है। बायोमास के अगर यूनिट की बात करें तो क्या है बेटे, प्रोडक्टिविटी हम बताते हैं ग्राम
पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। प्रोडक्टिविटी को हम कंपेयर कर रहे हैं। मान लो एक है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एक है आपका डेजर्ट, तो दो इकोसिस्टम्स हैं। अगर पर ईयर इनकी प्रोडक्टिविटी को कंपेयर करना हो और यूनिट्स लगाने हो इन टर्म्स ऑफ बायोमास, देन वी यूज ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अब अगर प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बताना हो तो एनर्जी के हिसाब से क्या आएगा, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो ये यूनिट्स है प्रोडक्टिविटी के। तो चेक करते हैं कौन सा आंसर आएगा। किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब, नहीं, ये आंसर नहीं है। दूसरा सेकंड ऑप्शन देखो, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, यस। अब बायोमास के हिसाब से ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन देखिए, ग्राम पर ईयर, अगेन दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ये सही नहीं है आपका ऑप्शन। और लास्ट में फोर्थ ऑप्शन देखो, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो किलो कैलोरी क्या बता रहा है, एनर्जी, प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, अगेन दिस इज करेक्ट। सो ऑप्शंस देखो किस में आपका सेकंड और फोर्थ ऑप्शन आ रहा है। सो थर्ड ऑप्शन सेकंड और फोर्थ आ रहा है, तो ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर होगा। जो प्रोडक्टिविटी बता रहा है किसी इकोसिस्टम की, कंपेयर करा रहा है किसी दोनों इकोसिस्टम्स को in terms of energy and in terms of biomass. So moving on to the next question, which of the following statement is incorrect with respect to primary productivity? तो ध्यान रखना है, इनकरेक्ट पूछा गया है तो स्टेटमेंट, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड करेक्ट इनकरेक्ट ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स हमने बतानी है इसमें। तो ध्यान रखना है, पिछले कई सालों में इन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं नीट में। तो ध्यान से हमने इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्या पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन प्लांट स्पीशीज इनहेबिटिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो इनकरेक्ट पूछा है रिलेटेड टू प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यस। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वेरी करती है किसके हिसाब से, जो प्लांट स्पीशीज किसी एरिया में रह रहे हैं। अगर से एग्जांपल लें, एक है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और दूसरा है आपका डेजर्ट, तो दो इकोसिस्टम्स हैं, टू इकोसिस्टम्स आर देयर। दो इकोसिस्टम्स हैं, एक में बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की और एक में डेजर्ट इकोसिस्टम की। अब यहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में प्रोडक्टिविटी जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट होंगे कंपेयर टू डेजर्ट इकोसिस्टम। और प्रोडक्टिविटी आपको पता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एक्सेसिव वाटर, एक्सेसिव सनलाइट मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स रिलेटिवली ज्यादा होंगे कंपेयर टू डेजर्ट इकोसिस्टम सॉइल में। तो हमेशा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो प्लांट की प्रोडक्टिविटी है ज्यादा होगी कंपेयर टू डेजर्ट इकोसिस्टम। वहां पर ना रेन है, ना अच्छी सॉइल प्रोफाइल है, कुछ भी नहीं है डेजर्ट में, तो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी भी कम है, तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी डेजर्ट इकोसिस्टम में कम होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, इट डिपेंड्स अपॉन प्लांट स्पीशीज इनहैबिटिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, यस, डिपेंड करेगी। सेकंड स्टेटमेंट देखो, इट डिपेंड्स अपॉन वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यस, बिल्कुल करेगी। जैसे कि हमने एग्जांपल ली, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम लिया, यहां पर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, कारण एनवायरमेंटल फैक्टर्स डिफरेंट हैं कंपेयर टू डेजर्ट्स। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ज्यादा बारिश, रेनफॉल ज्यादा है, ज्यादा सनलाइट है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है,
लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी डेजर्ट में लेस रेनफॉल, लेस ह्यूमिडिटी, ड्राई एरिड कंडीशंस, तो ये प्रोडक्टिविटी कम होगी डेजर्ट इकोसिस्टम में और प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। सो सेकंड स्टेटमेंट अगेन इट इज करेक्ट। थर्ड की अगर बात करें, इट डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्लांट्स। बिल्कुल ठीक है, अगेन इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो क्या पूछ रहे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑब्वियस है। तो अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें, रिलेटिवली ज्यादा सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होंगे कंपेयर टू डेजर्ट इकोसिस्टम। सेकेंडली, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्लांट्स, तो वाटर मिलने के साथ अगर वाटर की अवेलेबिलिटी रेन फॉरेस्ट में अगर ज्यादा है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ज्यादा है कंपेयर टू डेजर्ट्स, तो ऑब्वियस है फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी या उसकी फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी उन प्लांट्स की ट्रॉपिकल रीजन में बहुत ज्यादा होगी कंपेयर टू डेजर्ट इकोसिस्टम्स। तो थर्ड ऑप्शन अगेन इट इज करेक्ट। फोर्थ देखो, इट रिमेन्स कांस्टेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। ये गलत है बच्चों, ये गलत है स्टेट। तो आप ऑप्शन आपका फोर्थ होगा, क्यों? क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। अब क्या कहते हैं फोर्थ ऑप्शन देखो, जो प्रोडक्टिविटी है कांस्टेंट रहती है कहां पर, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स में। लेकिन हमने अभी आपको एग्जांपल बताई, एग्जांपल के हिसाब से प्रोडक्टिविटी रेन फॉरेस्ट में ज्यादा होगी या डेजर्ट में? तो रेन फॉरेस्ट में प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, डेजर्ट में कम है, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी कभी भी इकोसिस्टम्स में, डिफरेंट इकोसिस्टम्स में कांस्टेंट नहीं होगी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अब मैच द कॉलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैच द कॉलम। मैच द टाइप ऑफ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इन कॉलम 1 विद डिस्क्रिप्शन इन कॉलम 2। तो दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, जिसमें हमने डिकम्पोजिशन की प्रोसेस को बताना है। तो कॉलम 1 देखते हैं, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन की अगर बात करें तो फ्रेगमेंटेशन क्या है? फ्रेगमेंटेशन की अगर बात करें, फ्रेगमेंटेशन का मतलब है, अगर फॉरेस्ट फ्लोर, अगर आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखते हो तो फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर जो फॉलन लीव्स होते हैं, ट्विग्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, दे आर अंडर द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। तो फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर जो ऊपर का जो हॉरिजन बन रहा है, ऑर्गेनिक हॉरिजन, उसको हम डेट्रीटस कहते हैं। इट इज अंडर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन। मान लो अगर हॉरिजन की बात करें, सॉइल हॉरिजन की बात करें, सॉइल हॉरिजन की बात करें, सॉइल हॉरिजन में आपके डिफरेंट हॉरिजन आ रहे हैं। मान लो ओ हॉरिजन है, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन और लास्ट में डी और आर हॉरिजन। ये हॉरिजन है, रॉकी बेड्स हैं जहां से मान लो बड़े बड़े रॉक्स पड़े हैं, पेवमेंट्स पड़े हैं, तो ये रॉकी आपका क्या है, हॉरिजन है। अब ओ हॉरिजन में हमने बात की कि यहां पर क्या है, डेट्रीटस, ऑर्गेनिक लेयर है, ऑर्गेनिक हॉरिजन है, डेट्रीटस, जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन में पड़ा होता है। अब क्या कह रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, डेट्रीटस के ऊपर एक्शन कौन करता है, डेट्रीवोर्स। वो ऑर्गेनिज्म जो लार्ज पार्टिकल्स को, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, उसको कहते हैं डेट्रीवोर्स, और वो डेट्रीटस के ऊपर एक्ट करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे डेट्रीटस के ऊपर एक्ट कौन करता है, एक्टेड अपॉन बाय अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म हो गए, टर्माइट्स हो गई, ये सारे डेट्रीवोर्स हैं
जो ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट्स के ऊपर फीड करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में। तो फर्स्ट ए दिया हुआ है आपका, फ्रेगमेंटेशन चेक करते हैं कौन सा बेस्ट मैच है। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो इनटू सॉइल हॉरिजन, नहीं। बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड डेट्रिटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, नहीं, ये भी नहीं। Detritus is broken down into smaller particles by detrivores, yes. तो R is the right match, A के साथ R। नेक्स्ट लीचिंग। अब लीचिंग का प्रोसेस देखो, वेन एवर देयर इज रेनफॉल, मान लो वेन एवर देयर इज रेनफॉल, तो रेनफॉल हुई, तो रेनफॉल के दौरान जो ए हॉरिजन है, ए हॉरिजन आपकी क्या है, जो इनऑर्गेनिक लेयर है, जो सॉइल बनी हुई है ए हॉरिजन में, उनमें जो न्यूट्रिएंट्स आपके पड़े हैं, मैक्रो माइक्रो एलिमेंट्स जो पड़े हैं, तो लीचिंग के दौरान जब पानी अंदर डीपर बेड्स, सॉइल की डीपर बेड्स में जब पानी अंदर परकोलेट होगा, तो वो जो वाटर है, जो ए हॉरिजन में आपके मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं, उनको डीपर बेड्स में बी हॉरिजन में ले जाएगा, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज लीचिंग। तो डेपोजिशन उन मिनरल एलिमेंट्स की किस लेयर में हो गई, किस हॉरिजन में हो गई, बी हॉरिजन में, दैट प्रोसेस इज नोन एज लीचिंग। तो लीचिंग क्या है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो इनटू दी सॉइल हॉरिजन, यस, यही है ऑप्शन। तो बी के साथ सही मैच है आपका पी। नेक्स्ट इज कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है। अब कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो बैक्टीरिया, फंजाई, माउल्स, माइक्रोब्स हैं, वो लार्जर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर इनऑर्गेनिक मैटर में तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। तो कैटाबॉलिज्म देखो, बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स, यस, डिग्रेड डेट्रिटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यस, सही है। यानी बैक्टीरिया, फंजाई या माउल्स सिंपल फॉर्म में उनको क्या है, कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को, दैट इज कैटाबॉलिज्म। एंड लास्ट इज ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है, लास्ट ऑप्शन आपकी ये रहती है। अब कहते ह्यूमस, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस इज नोन एज ह्यूमिफिकेशन। अब ह्यूमस क्या है, एक डार्क कलर्ड अमॉर्फस डिफरेंट शेप साइज का एक सब्सटेंस है, जिसको हम ह्यूमस कह रहे हैं। और वो बेटा आपका क्या होता है, हाईली रेजिस्टेंट टुवर्ड्स माइक्रोबियल अटैक। सॉइल में ह्यूमस होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, पोरस होती है सॉइल, एरेशन बढ़ती है, एरोबिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ह्यूमस इज इंपॉर्टेंट फॉर सॉइल फर्टिलिटी। तो ह्यूमिफिकेशन क्या है, अकमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस इन द सॉइल रेजिस्टेंट टुवर्ड्स माइक्रोबियल अटैक। बिल्कुल ठीक है। तो राइट ऑप्शन देखो, ए के साथ आपका आ रहा है आर, तो दो ऑप्शंस है, सेकंड एंड थर्ड। बी के साथ आ रहा है पी, बी एस बी पी। थर्ड ऑप्शन देखो, सी के साथ अपना आ रहा है, सी के साथ मैच कर रहा है आपका क्यू, और डी के साथ एस, यस, थर्ड इज द राइट ऑप्शन। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है क्यों डिकम्पोजिशन की प्रोसेसेस में क्या क्या इन्वॉल्व रहता है। सो होपफुली आपको ये चीज समझ आई होगी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ माइक्रोबियल डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस इनटू इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इज।
तो सिंपल सा है, प्रोसेस की बात की गई है, प्रोसेस होती है मिनरलाइजेशन। जो कैरी आउट कौन करते हैं? आपके माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंजाई, माउल्ड्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उस प्रोसेस का नाम क्या है? मिनरलाइजेशन। So the process of microbial degradation of humus into inorganic nutrient is known as mineralization. Correct answer is mineralization. The next question is, yes, next question is assertion and reason. Again important one. तो थोड़ी सी डिफिकल्टी रहती है, लेकिन ध्यान से पढ़ना है असर्शन को और रीजन को, देन आपने आंसर को अप्लाई करना है। असर्शन क्या कह रहा है? टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट रेगुलेट डीकंपोजिशन। यस, तो हाई टेम्परेचर अगर होगा, अगर हम सिंपल सी एग्जांपल लें तो ये कह रहे हैं टेम्परेचर एज वेल एज सॉइल मॉइस्चर रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन। यस, ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा मॉइस्चर सॉइल में अगर होगा तो हमेशा डीकंपोजिशन विल अकर एट अ फास्टर रेट, तेज होगा। इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा होगा अगर गर्मियां आती हैं, बारिशें पड़ती हैं, और बारिशें के दौरान गर्मी भी होती है और ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट होता है, तो उस दौरान आप लोगों ने देखा होगा जो घर पे आपके आर्टिकल्स हैं, मान लो सब्जियां हैं आपके, दूध है, कुछ भी है, खाने पीने वाले जो आर्टिकल्स हैं, वो ज़्यादा खराब प्रोन होते हैं, खराब होने में उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो खराब हो जाते हैं। कारण क्योंकि जो माइक्रोबियल अटैक है वो बेटा जी क्या करता है? आपका डीकंपोजिशन करता है, जल्दी से चीज़ों को खराब करता है। तो इसी के कारण ज़्यादा टेम्परेचर, हाई मॉइस्चर जब जहां पर होगा, किसी सॉइल में होगा, किसी इकोसिस्टम में होगा, वहां पर डीकंपोजिशन का प्रोसेस फास्ट होगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर लो टेम्परेचर हो और लो मॉइस्चर कंटेंट हो सॉइल में, डीकंपोजिशन प्रोसेस स्लो हो। लेकिन यहां पर पूछा है टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट रेगुलेट डीकंपोजिशन। यस, बिल्कुल ठीक है। रीजन क्या कहते हैं? देखो, वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशंस फेवर डीकंपोजिशन। यस, बिल्कुल ठीक है। तो डीकंपोजिशन तेज क्यों हो रही है? असर्शन में ये पूछा गया, रीजन दे रहे हैं तेज तो हो रही है क्योंकि वार्म कंडीशन है एज वेल एज मॉइस्ट कंडीशन है। ये दो फैक्टर्स हैं जो डीकंपोजिशन प्रोसेस को हिस्टन अप करते हैं, तेज करते हैं, फास्ट करते हैं। तो योर आंसर विल बी 1। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, दे आर ट्रू, and the reason is the correct explanation of the assertion. Now moving on to the next question. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमने बताना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। तो पढ़ते हैं। डीकंपोजिशन इज अ प्रोसेस इन विच डेट्रिटस इज डिग्रेडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय माइक्रोब्स। तो बिल्कुल ठीक है, जो डीकंपोजिशन है, और ये आपका नीट के एग्जाम में पूछा गया 2022 के। तो डीकंपोजिशन अगर स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है? इट इज द प्रोसेस इन विच डेट्रिटस, जो ऑर्गेनिक मैटर है किसी फॉरेस्ट फ्लोर में, अभी आपको बताया था प्रीवियस स्लाइड में, जो फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर जो ऑर्गेनिक मैटर गिरता है, इट इज अंडर द प्रोसेस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डीकंपोजिशन। अब decomposition is the process in which organic detritus is degraded into simpler substances by microbes. Yes, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 देखो, decomposition is faster if the detritus is rich in lignin and chitin. ये गलत है, ये स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्या कहते कि डीकंपोजिशन कहते फास्ट होगी अगर वो ऑर्गेनिक मैटर काइटिन और लिग्निन बियर कर रहा है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये जल्दी डीकंपोज नहीं होते, ये डीकंपोज ही नहीं होते इनफैक्ट।
सो ये आपकी स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी डीकंपोजिशन फास्टर होगी अगर शुगर्स एंड नाइट्रोजन रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, तो डीकंपोजिशन क्या है, रिलेटिवली काफी फास्ट होगी। लेकिन यहां पर स्टेटमेंट 2 में कहा डीकंपोजिशन इज फास्टर इफ द डेट्रिटस कंटेन काइटिन एंड लिग्निन। नो, इट इज वेरी स्लो, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, बहुत स्लो होगी। तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। तो आंसर देखो आपका क्या है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट, नहीं ये नहीं होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, नहीं ये भी नहीं। थर्ड में देखो, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, यस दिस विल बी द आंसर, third one will be the answer. The next question is, which of the following statement is incorrect? तो इनकरेक्ट पूछा है स्टेटमेंट में से, इनकरेक्ट बताना है हमने। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ऑफ द टोटल इंसिडेंट रेडिएशन मोर देन 50% ऑफ इट इज पार। व्हाट डज इट मीन? पार मीन्स फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। तो क्या कहती पहली स्टेटमेंट, क्या कह रहे हैं, ऑफ द टोटल इंसिडेंट रेडिएशन मोर देन 50% ऑफ इट इज पार, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। तो पूछा गया क्या है, इनकरेक्ट। तो इस स्टेटमेंट में कमी है, इट इज नॉट मोर देन, इट इज ऑलवेज लेस देन। टोटल जो इंसिडेंट लाइट पड़ती है वो हमेशा लेस देन 50% होती है ऑफ इट्स फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। तो दिस विल बी द आंसर। इनकरेक्ट पूछा है, मोर नहीं होगा, लेस होगा हमेशा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, प्लांट्स कैप्चर 2 to 10% ऑफ द पावर। यस, 2 से 10% फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन को ही प्लांट्स कैप्चर कर पाते हैं सिर्फ। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन देखो, all organisms either directly or indirectly are dependent on producers for food. yes, बिल्कुल ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं इसको फूड चेन के हिसाब से। मान लो ग्रासेस हैं, डियर उनके ऊपर फीड करते हैं, और बाद में मान लो लाइन, ये एक फूड चेन है। अब ग्रासेस के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट कौन है, डियर। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट डिपेंडेंस है। लेकिन ग्रासेस ही प्राइम सोर्स है ऑर्गेनिक मैटर का एनर्जी प्रोवाइड करने का। तो लाइन भी ग्रासेस के, ऑल्दो इट फीड्स ऑन डियर, लेकिन वो एनर्जी डियर कहां से फेच कर रहे हैं, ग्रासेस से। तो इनडायरेक्टली लाइन भी, जो कि एक कार्निवोर है, किसके ऊपर डिपेंड है, प्रोड्यूसर्स के ऊपर अपने फूड के लिए। सो अगेन दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ये ठीक है। और लास्ट में फोर्थ ऑप्शन देखो, ऑल द इकोसिस्टम्स आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यस, अगेन इट इज करेक्ट। जो दोनों लॉ हैं फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, कोई भी इकोसिस्टम उनसे बाहर नहीं है, दे आर नॉट एग्जेम्प्टेड, दे फॉलो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अगेन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और पहली ही आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जो मोर देन क्या कह रही है, 50% ऑफ पार, लेकिन लेस देन होती है। तो फर्स्ट इज द आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, What will happen to an ecosystem if all the top carnivore population is removed? क्या होगा अगर किसी इकोसिस्टम में से सभी टॉप कार्निवोर्स को रिमूव कर दिया जाए। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम
एक फूड चेन बना रहे हैं, ग्रासेस है, ग्रासलैंड है, ग्रासेस हैं, हर्ब्स हैं, फीड करते हैं उनके ऊपर डियर, और डियर के ऊपर फीड करते हैं से लाइन की एग्जांपल ली। तो ग्रासेस हर्ब्स अपने क्या हुए, प्रोड्यूसर्स हुए, डियर हर्बीवोर इस एग्जांपल में, और लायन है आपका टॉप कार्निवोर इस एग्जांपल के हिसाब से। क्या कह रहे हैं, व्हाट विल हैपन टू द इकोसिस्टम इफ टॉप कार्निवोर से लाइन इज रिमूव्ड। तो लाइन को हमने रिमूव किया है, तो पढ़ते हैं क्या है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ हर्बीवोर्स। यस, हर्बीवोर का नंबर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि टॉप कार्निवोर जो हर्बीवोर्स के ऊपर फीड कर रहे हैं वो उस इकोसिस्टम में प्रेजेंट ही नहीं है, उसका नंबर बढ़ेगा। बी स्टेटमेंट, ओवर ग्रेजिंग बाय हर्बीवोर। यस, तो लाइन्स है नहीं, टॉप कार्निवोर है नहीं, पॉपुलेशन डियर की बहुत ज्यादा बढ़ गई। अगर ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो डियर फटाफट ग्रासेस के ऊपर फीड करेंगे, ग्रासलैंड्स को खाली कर देंगे, इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फीड करेंगे। तो बिल्कुल ठीक है, ओवरग्रेजिंग बाय हर्बीवोर्स। सी देखो, डेजर्टिफिकेशन, अगेन इट इज करेक्ट। जितनी हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन होगी, डियर की पॉपुलेशन जितनी बढ़ गई, ज्यादा से ज्यादा बढ़ गई, वो कॉज करेंगे न्यूडेशन ऑफ लैंड, खाली कर देंगे ग्रासलैंड्स को। ग्रासलैंड को खाली करेंगे तो ग्रासेस क्या होंगी, खत्म हो जाएंगी, हर्ब्स खत्म हो जाएंगी, इंपैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर्स के ऊपर ओवरग्रेजिंग के कारण, और वो प्रमोट क्या करेगा, डेजर्टिफिकेशन। अगेन इट इज करेक्ट। डी पार्ट देखो, प्लांट पॉपुलेशन विल सब्सीक्वेंटली डिविंडल। यस, प्लांट पॉपुलेशन कहते हैं डिविंडल हो जाएगी विद पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के बढ़ते 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 सब्सीक्वेंटली डिविंडल। डिविंडल का मतलब क्या है, वीक हो जाना। प्लांट पॉपुलेशन क्या है, वीक हो जाएगी, बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन भी ठीक है। तो पूछा क्या है, व्हाट विल हैपन टू एन इकोसिस्टम इफ टॉप कार्निवोर, ऑल द टॉप कार्निवोर्स आर रिमूव्ड। ऑल आर करेक्ट। इंक्रीज इन नंबर ऑफ हर्बीवोर्स, यस। ओवरग्रेजिंग बाय हर्बीवोर्स, यस। डेजर्टिफिकेशन, यस। and plant population will subsequently gets weak। बिल्कुल ठीक है। तो राइट ऑप्शन विल बी फोर्थ। तो फोर्थ ऑप्शन आपकी करेक्ट है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम डीएफसी इज द मेजर कंड्यूट ऑफ फॉर एनर्जी फ्लो। यस, तो डीएफसी अगर देखें तो ये स्टेटमेंट ठीक है। डीएफसी स्टैंड्स फॉर डेट्रिटस फूड चेन, बिल्कुल सही है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो मेजर चैनल है फ्लो ऑफ एनर्जी का वो डेट्रिटस फूड चेन है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम्स की बात करें, वहां पर एनर्जी फ्लो का जो मेजर चैनल है वहां पर है अपना कौन सा, ग्रेजिंग फूड चेन, जीएफसी। इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम जीएफसी इज द मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो। अगेन यस, इट इज करेक्ट। ग्रेजिंग फूड चेन, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब कारण है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन ही क्यों होती है और टेरेस्ट्रियल में डीएफसी क्यों होती है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में दो तीन चीजें प्रिवेल करती हैं। एक तो हाई टेम्परेचर, सॉइल का मॉइस्चर लेवल, प्लस एरोबिक रेस्पिरेशन। ये मेजर फैक्टर्स हैं जो कहां पर प्रिवेल ज्यादा करेंगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में। इसीलिए डेट्रिटस फूड चेन मेजर कंड्यूट, मेजर चैनल है एनर्जी फ्लो में। लेकिन ये चीज अपना ग्रेजिंग फूड चेन जो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स है वहां पर ये चीज नहीं मिलती। तो इसीलिए आपका
जीएफसी मेजर चैनल है कहां एनर्जी फ्लो का, किसमें, एक्वेटिक में, लेकिन डीएफसी मेजर कंड्यूट है एनर्जी फ्लो का, किसमें, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड योर आंसर विल बी द फर्स्ट वन, पहला आएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी। अब क्या पूछ रहे हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। अब सबसे पहला ए स्टेटमेंट देखो, द एनर्जी फ्रॉम द सन रीचेज द फूड चेन थ्रू हर्बीवोर। सन से जो एनर्जी मिलती है, जो आ रही है अर्थ पर, जो मिल रही है, किसी फूड चेन में अगर जाएगी तो वो थ्रू हर्बीवोर मिलेगी, नहीं, ये गलत है। प्रोड्यूसर्स के थ्रू मिलेगी, प्लांट्स के थ्रू मिलेगी, ये गलत हो गई स्टेटमेंट। तो किसी फूड चेन में जो सन से एनर्जी को फेच किया जा रहा है वो प्लांट्स या प्रोड्यूसर्स लेते हैं, ना कि हर्बीवोर्स। सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन देखो, द एनर्जी ट्रांसफर इन फूड चेन फॉलो 10% लॉ where only 10% of the energy is transferred from one trophic level to the next trophic level successively. This is correct. अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि जो एनर्जी फ्लो है इट फॉलोज 10% लॉ। हर ट्रॉफिक लेवल के दौरान किसी फूड चेन में 10% एनर्जी क्या है, ट्रांसफर होती है, 90% एनर्जी लॉस हो जाती है, डेसिपेट हो जाती है हीट की फॉर्म में रेस्पिरेशन के दौरान। सी ऑप्शन देखो, मूवमेंट ऑफ एनर्जी अकर्स फ्रॉम लो टू हाई ट्रॉफिक लेवल्स, बिल्कुल ठीक है। हमें अपनी पीछे फूड चेन में किया था, फूड चेन में लोअर लेवल प्रोड्यूसर्स हैं, दे आर ईटन अप बाय हर्बीवोर्स, हायर लेवल है हर्बीवोर्स, दे आर ईटन अप बाय कार्निवोर्स, वो हर्बीवोर से हायर लेवल है। तो फूड मूवमेंट ऑफ एनर्जी हमेशा कहां से कहां, लोअर टू हाई लेवल मूव करेगी, बिल्कुल ठीक है। अगेन इट इज करेक्ट, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन वेरियस ट्रॉफिक लेवल इज यूनिडायरेक्शनल। पहले स्लाइड में हमने बात की थी, पहले क्वेश्चन में ये बात की थी। फ्लो ऑफ एनर्जी चाहे आपका नेचुरल है चाहे आर्टिफिशियल है, कोई भी इकोसिस्टम है, हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करेगी। अगेन दिस इज करेक्ट। सो क्या पूछा गया है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी। तो आपकी तीन स्टेटमेंट्स करेक्ट आ रही हैं, बी सी एंड डी। सो योर आंसर विल बी सेकंड। तो सेकंड इज द राइट ऑप्शन, बी सी एंड डी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नीट 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया, the mass of living material at a trophic level at a particular time is called। दो चीजें ध्यान में रखना है बच्चों आपने, एक टर्म आती है स्टैंडिंग क्रॉप, एक टर्म आती है स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग क्रॉप एंड स्टैंडिंग स्टेट। तो स्टैंडिंग क्रॉप की अगर बात करें तो टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट एट अ ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन फॉर्म्स क्या, स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप क्या है, टोटल ऑर्गेनिक मैटर, किसी ट्रॉफिक लेवल में कितना ऑर्गेनिक मैटर पड़ा है फूड चेन के दौरान, उसे क्या कहते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप। लेकिन स्टैंडिंग स्टेट में क्या है, अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स एट अ ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ फूड चेन। किसी फूड चेन के दौरान कितना इनऑर्गेनिक मैटर पड़ा है किसी ट्रॉफिक लेवल में, उसको स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। दे आर इंपॉर्टेंट।
ऑलवेज रिमेंबर, क्रॉप जहां पर आ जाए, क्रॉप इज ऑर्गेनिक, माइंड इट, ध्यान रखना क्रॉप ऑर्गेनिक है। तो टोटल ऑर्गेनिक मैटर फूड चेन में कितना है किसी ट्रॉफिक लेवल पे, स्टैंडिंग स्टेट कितना इनऑर्गेनिक मैटर किसी ट्रॉफिक लेवल में फूड चेन के दौरान पड़ा है। तो पूछा क्या गया है, द मास ऑफ लिविंग मटेरियल, लिविंग मटेरियल का मतलब ऑर्गेनिक मैटर एट अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल ड्यूरिंग पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड। तो टोटल ऑर्गेनिक मैटर पूछा गया है, तो क्या होगा, आंसर क्या आएगा, स्टैंडिंग क्रॉप। सेकंड विल बी द राइट ऑप्शन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following pyramids is or are upright। तो पिरामिड्स की बात की गई है, जो पिरामिड्स की बात की गई है तो हमेशा एक चीज याद रखनी है, जो बेस पे है, बेस ऑफ द पिरामिड इज ऑलवेज ऑक्युपाइड बाय प्रोड्यूसर्स, while the top position is always occupied by top carnivores। हमेशा रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करें, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, हमेशा याद रखना है, हमेशा अपराइट होता है। कारण है, कारण क्या है, क्योंकि 10% एनर्जी हर ट्रॉफिक लेवल के दौरान आगे पास होती है और 90% एनर्जी लॉस होती रहती है हर ट्रॉफिक लेवल के दौरान, इसीलिए पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। तो अपराइट की अगर बात करें एनर्जी के कंटेक्स्ट में, दिस इज द पिरामिड, से प्रोड्यूसर ग्रासेस आर देयर, प्रोड्यूसर्स हैं, फिर आपके हर्बीवोर आए, और लास्ट में आपके कार्निवोर्स आए। तो ये दिखा रहे हैं अपराइट पिरामिड है। मान लो ग्रासेस के पास आपकी कितनी है, 1000 जूल एनर्जी है, हर्बीवोर्स के पास कितनी रह गई, 100 जूल, कार्निवोर्स के पास 10 जूल। तो ये एनर्जी का लॉस होता रहा और सिर्फ 10% एनर्जी ही हायर ट्रॉफिक लेवल पे जाती रही, लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं तो सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और 90% एनर्जी लॉस हो रही है। इसीलिए कोई भी इकोसिस्टम हो, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पैरासिटिक फूड चेन, फॉरेस्ट, आपका ग्रासलैंड फूड चेन, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, कोई भी इकोसिस्टम, कोई भी फूड चेन दिखाई जाए तो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। अब देखो क्या कहते हैं, ए स्टेटमेंट में देखे, पिरामिड ऑफ बायोमास इन पॉन्ड इकोसिस्टम। अब पॉन्ड इकोसिस्टम अपराइट पूछा गया, अगर पॉन्ड या एक्वेटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास पूछा गया है, पिरामिड ऑफ बायोमास, याद रखना है इट इज इन्वर्टेड नॉट अपराइट। कारण है, अब पॉन्ड या एक्वेटिक इकोसिस्टम पूछा है तो इन्वर्टेड कह रहे हैं, तो बेस इज ऑक्युपाइड बाय फाइटोप्लैंक्टॉन्स, आगे मूव करेंगे जूप्लैंक्टॉन्स, और लास्ट में अगर हम मूव करेंगे मान लो फिशेस। तो बायोमास के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, बायोमास के कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो इट इज ऑलवेज इनवर्टेड। अब समझो कैसे, कारण है फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा है लेकिन उनका बायोमास बहुत कम होता है, रिलेटिवली लेस होता है। इनका रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ प्रोडक्शन, अगर फाइटोप्लैंक्टॉन्स या प्रोड्यूसर्स की किसी एक्वेटिक इकोसिस्टम या पॉन्ड इकोसिस्टम में बात करें, इनका ग्रोथ रेट एंड रिप्रोडक्टिव रेट इज वेरी हाई बट देयर बायोमास इज वेरी लो। तो कंटेक्स्ट किसके बारे में बात कर रहे हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास।
सो बेस इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय प्रोड्यूसर्स, दैट इज फाइटोप्लैंक्टन्स। इनका बायोमास कम है, लेकिन ग्रोथ रेट एंड रिप्रोडक्टिव रेट हमेशा ज्यादा होगा। लेकिन बायोमास कम होने के कारण दे ऑक्यूपाई द बेस ऑफ द पिरामिड, दैट्स व्हाई द पिरामिड ऑफ बायोमास इन पॉन्ड और aquatic इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड होगा। तो पूछा क्या गया, अपराइट पूछा गया, पिरामिड ऑफ बायोमास इन पॉन्ड इकोसिस्टम, अपराइट नहीं होगा, इन्वर्टेड होगा, ये गलत है, इन्वर्टेड होगा, ये गलत हो गया। पिरामिड ऑफ एनर्जी इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, अभी बताया, इट इज ऑलवेज अपराइट, अपराइट होगी, ये बिल्कुल ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, अगेन अपराइट। कारण अगर नंबर की बात करें तो प्रोड्यूसर्स टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हमेशा ज्यादा होंगे, प्रोड्यूसर्स का नंबर ज्यादा, बाद में प्रोड्यूसर से कम नंबर हर्बीवोर्स का और टॉप कार्निवोर्स का नंबर उनसे भी कम। एग्जाम्पल के तौर पे अपराइट बना रहा हूं पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड, प्रोड्यूसर्स मान लो, प्रोड्यूसर्स का नंबर है 1000 है प्रोड्यूसर्स आपके, मान लो ग्रासेस हर्ब्स हैं, नंबर की बात कर रहे हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स ग्रासेस का नंबर ज्यादा, उससे कम नंबर किसका आया, हर्बीवोर्स का, से 50 ही है उनकी संख्या, 50 है उनका नंबर, और सबसे जो टॉप कार्निवोर है उनका नंबर लगा लो, आपका क्या आया, 4। तो नंबर गोज ऑन डिक्रीजिंग इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की अगर बात करें, ग्रासलैंड इकोसिस्टम मेनली, तो नंबर कम होता जा रहा है, तो कम होता जा रहा है, तो टॉप कार्निवोर का नंबर सबसे कम, प्रोड्यूसर्स का नंबर सबसे ज्यादा, तो इट इज अपराइट, तो ये भी ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, अगेन अपराइट, ये भी अपराइट होगा, ये भी अपराइट होगा। कारण है बायोमास की बात कर रहे हैं किसी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, तो प्रोड्यूसर्स का बायोमास हमेशा ज्यादा, उससे कम बायोमास हर्बीवोर्स का, और सबसे कम बायोमास टॉप कार्निवोर्स का, दैट्स व्हाई इट इज अपराइट। तो आपकी जो स्टेटमेंट्स में देखा जाए, अपराइट पूछा गया है, अपराइट कौन से हैं, बी, सी एंड डी, तो फर्स्ट इज द ऑप्शन, फर्स्ट इज द राइट आंसर, फर्स्ट आंसर आपका क्या है, करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपकी करेक्ट होगी। सो होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, इकोलॉजिकल पिरामिड्स आपको समझ आया होगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इट इज pyramid based, ecological pyramid based question. Illustrated below is the inverted pyramid of biomass in open ocean. Open ocean यानी aquatic ecosystem की बात की गई है, जो inverted pyramid को दिखा रहा है। In open ocean, how can there be enough food to support the higher trophic levels? तो पूछा क्या गया है, enough food, how? So that they can support the entire ecosystem, entire trophic level, support सारे इकोसिस्टम को हर ट्रॉफिक लेवल के दौरान सपोर्ट मिल सके। वो कैसे मिलेगी, मान लीजिए ये ओपन ओशन है, ओपन ओशन इकोसिस्टम है, इसमें अगर हम बात करें, बेस इज ऑक्यूपाइड बाय फाइटोप्लैंक्टन्स, जो प्रोड्यूसर्स हैं, यानी क्या है, प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट इज जूप्लैंक्टन्स, ये हैं क्या आपके हर्बीवोर्स, और लास्ट अपने क्या हैं, फिशेस। लेट अस अज्यूम फिशेस लिखा, ये आपके क्या है, कार्निवोर्स। तो अब देखो क्या कहते हैं, तो इसमें पूछा क्या गया है, हाउ देयर कैन बी इनफ एनर्जी, ताकि क्या है, जो हायर ट्रॉफिक लेवल्स को सपोर्ट मिल सके इस फूड चेन के अंदर, इस इकोसिस्टम के अंदर, जो कि एक ओपन ओशन है। तो पहली ऑप्शन देखो,
द माइक्रोस्कोपिक प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर द सोर्स ऑफ फूड ऑफ हाई क्वालिटी। अगर देखा जाए ये स्टेटमेंट ठीक है, स्टेटमेंट तो ठीक है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स ही सनलाइट या सन की एनर्जी को फेच कर रहे हैं और फूड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हाउ कैन देयर बी इनफ फूड टू सपोर्ट द हाई ट्रॉफिक लेवल्स। हाई ट्रॉफिक लेवल में जो सपोर्ट है फूड की कैसे मिल पाएगी। तो ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर आर सोर्स ऑफ फूड ऑफ हाई क्वालिटी, बिल्कुल मान लिया। तो ये इन इटसेल्फ स्टेटमेंट इज करेक्ट, लेकिन इस कंटेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट नहीं फिट हो रही। तो अभी आपको पिछली स्लाइड में भी मैंने बताया था कि ओपन ओशन या एक्वेटिक इकोसिस्टम में हाई ग्रोथ एंड हाई रिप्रोडक्टिव रेट होता है। फटाफट क्या है, जो प्रोड्यूसर्स हैं प्रोलिफरेट करते हैं, उनका नंबर बढ़ता है, रिप्रोड्यूस करते हैं, फिर नंबर बढ़ता है। और यही चीज किसी एक्वेटिक या ओपन ओशन या पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या करती है, हायर ट्रॉफिक लेवल्स को सपोर्ट करती है, उन्हें फूड प्रोवाइड करती है। तो माइक्रोस्कोपिक प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैव हाई रेट ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, यस दिस इज करेक्ट एंड इनफैक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। तो माइक्रोस्कोपिक जो प्रोड्यूसर्स हैं इनका हाई रिप्रोडक्टिव हाई ग्रोथ रेट होगा, बिल्कुल ठीक है, तभी ये हायर ट्रॉफिक लेवल को सपोर्ट कर सकेंगे किसी इकोसिस्टम में यानी ओपन ओशन में, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द हायर ट्रॉफिक लेवल्स आर एफिशिएंट प्रीडेटर्स, अगेन दिस इज करेक्ट बट नॉट appropriate, it does not fit this question. What they have asked, enough food to support, enough food, लेकिन यहां पर क्या एफिशिएंट प्रीडेटर्स हैं, जो टॉप प्रीडेटर हैं एफिशिएंट ही हैं वो प्रीडेटर्स, फिशेस आपकी एफिशिएंट प्रीडेटर्स हैं, लेकिन नथिंग डूइंग विद सपोर्टिंग द ट्रॉफिक लेवल्स। तो ये आपका ऑप्शन ठीक है लेकिन फिट नहीं बैठ रही। फोर्थ ऑप्शन देखो, द माइक्रोस्कोपिक प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर वेरी अबंडेंट, यस अबंडेंट है, हाई क्वालिटी फूड भी बना रहे हैं, लेकिन सारे ट्रॉफिक लेवल को सपोर्ट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, हाई ग्रोथ एंड हाई रिप्रोडक्टिव रेट, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसके कारण आपकी सभी स्टेटमेंट्स तो ठीक है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट वन कौन सी है, सेकंड वन। सो योर आंसर विल बी सेकंड। हाई ग्रोथ रेट हाई रिप्रोडक्टिव रेट सपोर्ट करता है किसी भी ट्रॉफिक लेवल, सभी ट्रॉफिक लेवल्स को इन एन ओपन ओशन इकोसिस्टम। सो सेकंड इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a limitation of ecological pyramid, not a limitation पूछा गया है, कौन सी लिमिटेशन नहीं है इकोलॉजिकल पिरामिड्स की, और ये क्वेश्चन रीनीट 2024 में पूछा गया था। रीनीट 2024 में पूछा गया था कि कौन सी इनमें से लिमिटेशन नहीं है इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। तो सबसे पहले देखते हैं, सैप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन इन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स, बिल्कुल ठीक है। अगर हम इकोलॉजिकल पिरामिड बनाएं, मान लो एनर्जी पिरामिड बनाएं, एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, आपको पता है, बेस पर आए आपके प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर्स, फिर आए आपके कंज्यूमर्स में पहले आए हर्बीवोर्स और लास्ट में आए कार्निवोर्स। So saprophytes are not given any place in ecological pyramids. saprophytes को कोई जगह नहीं मिली इस पिरामिड में, saprophytes हैं कहीं, saprobes हैं, microbes हैं, कोई भी नहीं है। तो they are not given any place और not a limitation पूछा है, तो ये ऑप्शन आपकी नहीं होगी। लेकिन saprophytes they were not given any place in ecological pyramids, not पूछा है इसलिए इनकरेक्ट है। दूसरा देखो, it assumes a simple food chain that almost never exists in nature.
अगेन दिस इज करेक्ट, लेकिन यहां पर ये इनकरेक्ट हो जाएगी क्योंकि नॉट पूछा है। तो फूड चेन, एक सिंपल फूड चेन अगर बना के देखें तो क्या है, मान लो ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें, ग्रासेस आर देयर, नेक्स्ट कम्स ग्रास ऊपर, नेक्स्ट इज फ्रॉग, snake, and last is hawk. So this is the simple food chain occurring in a grassland. अब यहां पर क्या कह रहे हैं, it assumes a simple food chain that almost never exist in nature. ये एक ड्रॉबैक है इकोलॉजिकल पिरामिड्स का। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल फूड चेन को ही दिखाता है जो कभी भी नेचुरल इकोसिस्टम्स में प्रिवेल ही नहीं करता। तो यहां पर क्या हो सकता है, मान लो फ्रॉग की जगह माइस हो सकता है, फ्रॉग की जगह लिजर्ड हो सकती है। तो ये इन्होंने ऐसे फीड किया, मान लो इसको डायरेक्टली पिक किया हॉक ने, माइस को पिक किया स्नेक ने, तो वेब लाइक पैटर्न बना है ये, इसको वेब लाइक पैटर्न कहते हैं, जहां पर डिफरेंट फूड चेन्स इंटरकनेक्ट हो रही हैं। तो नेचुरल इकोसिस्टम्स में एक्चुअल जो प्रिवेल करता है वो करता है फूड वेब, नॉट फूड चेन। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स अज्यूम करते हैं सिंपल सी एक फूड चेन जो कभी एग्जिस्ट नेचर में नहीं करती। इट इज थ्योरेटिकल टर्म, हम अपने इजीनेस के लिए इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन नेचुरल इकोसिस्टम में इट डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। तो ये लिमिटेशन थी इकोलॉजिकल पिरामिड्स की, लेकिन नॉट पूछा है तो ये इनकरेक्ट आंसर हो गया आपका। तो नेक्स्ट देखो, थर्ड, इट अकोमोडेट्स अ फूड वेब। तो फूड वेब को अकोमोडेट करता है। अगर लिमिटेशन की बात करें, इट डज नॉट अकोमोडेट फूड वेब। इकोलॉजिकल पिरामिड्स की अगर बात करें, इट डज नॉट अकोमोडेट फूड वेब, लेकिन यहां पर पूछा है नॉट अ लिमिटेशन, तो यहां पर कह रहे हैं इट अकोमोडेट्स फूड वेब। सो ये आपका क्या है, आंसर होगा। नॉट अ लिमिटेशन है, लिमिटेशन में क्या था, इट डज नॉट अकोमोडेट फूड वेब, लेकिन पूछा क्या गया है, इट नॉट अ लिमिटेशन, और आंसर आपको क्या मिलेगा, इट अकोमोडेट्स अ फूड वेब। तो थर्ड आंसर आएगा। लास्ट ऑप्शन देखो, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीशीज बिलोंगिंग टू 2 or more ट्रॉफिक लेवल। अगेन दिस वाज द लिमिटेशन। से अ बर्ड इज देयर, सेम स्पीशीज है जो फीड करती है एक टाइम पे क्या, सीड्स को, उसी टाइम फीड करती है किसी इंसेक्ट को। तो अगर यहां पर देखें सीड्स को अगर फीड करती है तो वो बर्ड या वो स्पीशीज क्या रही, हर्बीवोर। लेकिन अगर वो इंसेक्ट के ऊपर फीड करती है तो वो बर्ड या स्पीशीज क्या रही, कार्निवोर। लेकिन इकोलॉजिकल पिरामिड की अगर बात करें तो एक ही सेम स्पीशीज 2 लेवल्स के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। It does not take into account the same species belonging to 2 or more trophic levels. Again, this was the limitation. लेकिन पूछा क्या है, not पूछा है। तो your answer will be third one. Hopefully you understand this question very well. So all the very best for your NEET exam.